नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809660697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे थे जहां पे यूपी पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वर्ष 2018 से हमने शुरुआत की थी। जीएस 4 के काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने पुराने लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके। आज के लेक्चर में उसके आगे के सवाल को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा। हमारे कुछ पेड ग्रुप्स चलते हैं जहाँ पे हम लोग क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर इनके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो दिए गए 2 में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज का पहला सवाल है वो है भ्रष्टाचार के बारे में। सवाल में पूछा गया है कि भ्रष्टाचार के साथ जुड़ी हुई चुनौतियाँ क्या हैं और आपके अनुसार समाज में उनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस बात की आपको व्याख्या करनी है। यानी आपका जो मुख्य वर्ड है वो है व्याख्या। उसके अलावा यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन करके दे हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हम लोग जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप करप्शन की परिभाषा लिख के इसको शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि इसके दूसरे भाग में मेरा तात्पर्य है जो पहले भाग में पूछा गया है चैलेंज के बारे में, तो आप यहाँ पे चैलेंज को मेंशन करें और ज़रूरी है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देना। इस प्रकार आप इसकी भूमिका बना के शुरू कर सकते हैं। फिर जो दूसरा भाग इसका कहता है कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, यहाँ पे आप उस चीज़ का जिक्र कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जब हम करप्शन को डिफाइन करेंगे तो हम बता सकते हैं करप्शन या भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी इंडिविजुअल की पोस्ट का या फिर उसकी रिसोर्सेज का या फिर उसके स्टेटस का जानबूझकर शोषण करना है। जब आपको मालूम है कोई व्यक्ति किसी पोजीशन, किसी पावर, कोई रिसोर्सेज जो उसके पास मौजूद हैं या कोई स्टेटस का शोषण करता है, वो भी जानबूझकर, तो वह करप्शन में इन्वॉल्व है। यहाँ पे संसाधनों का दुरुपयोग होता है, उसके अलावा पावर का मिसयूज़ होता है, उसके अलावा ये समग्र अर्थव्यवस्था पे और सामाजिक व्यवस्था पे प्रभाव डालता है। अब अगर चैलेंजेस की हम लोग बात करें तो चैलेंजेस को आप अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक पॉलिटिकल या फिर राजनीतिक चैलेंज लिख सकते हैं। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये नेपोटिज्म को बढ़ाता है, भाई भतीजावाद को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो लोग ऐसे हैं जो असली में उस पद के हकदार हैं, जो योग्य हैं, या फिर जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर जो कमज़ोर वर्ग हैं, जिनको किसी एक पद पे स्थापित किया जाना चाहिए था, उनकी विशिष्टता के कारण उनको यहाँ पे कंप्लीटली नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो पद हैं ये भाई भतीजेवाद से ही भर जाते हैं। कोई जान पहचान वाले इनको भर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सर्विसेज हैं या फिर जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो गिरती जाती है, यानी गुणवत्ता कम होती जाती है। अब अगर सर्विसेज की गुणवत्ता कम होगी तो सरकार जो स्कीम्स निकालती है गरीबों के या पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, वो स्कीम्स प्रभावी नहीं होंगी क्योंकि सर्विस डिलीवरी ही कमज़ोर पड़ रही है। उसके अलावा चीज़ें जो है वो महंगी होती जाएंगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। उसके अलावा करप्शन जो है वो कंपटीशन को बुरी तरीके से हार्म करता है। यानी अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो प्रतिस्पर्धा जो होती है वो कम होगी। वो इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार में किसी भी एक व्यक्ति को किसी एक जगह का एक तरीके से एकाधिकार दे दिया जाएगा। जब वो जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उसको कुछ घूस दे देता है, तो कुछ रुपए दे देता है, तो लेकिन इससे बाकी जो लोग उस पर्टिकुलर क्षेत्र में मौजूद हैं उनके साथ अन्याय होता है। जो एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ये अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को भी नुकसान पहुंचाता है। जो उपभोक्ता हैं उनको जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो महंगे दामों पर उपलब्ध होते हैं और मार्केट में कंपटीशन है नहीं तो वो और कहीं से ले नहीं सकते। अल्टीमेटली मोनोपोली स्थापित हो जाती है, उनको एक ही जगह से लेना पड़ता है। तो अगर सब स्टैंडर्ड गुड्स मिलेंगे या ख़राब क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे
तो भी हम कुछ कर नहीं सकते, हमको वहाँ से लेने ही पड़ते हैं। उसके अलावा इन चैलेंजेस को आप सोशल में भी बांट सकते हैं, यानी सामाजिक चैलेंजेस। सामाजिक चैलेंज में आप लिख सकते हैं कि भाई भ्रष्टाचार अगर बढ़ेगा तो समाज में असमानता भी बढ़ेगी, साथ में गरीबी बढ़ेगी, साथ में एक्चुअल बेनिफिशियरी या फिर लाभार्थियों तक सरकारी स्कीम के लाभ नहीं पहुंच पाएंगे। जो सोशल सेक्टर है, जो सामाजिक क्षेत्र है, उसमें बुनियादी ढांचे के कंस्ट्रक्शन या फिर अपग्रेडेशन हेतु जो भी फंड होगा वो कम हो जाएगा या फिर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। उसके अलावा आप चैलेंजेस में यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि सुशासन कमज़ोर होगा, जो लोकतंत्र है हमारा वो कमज़ोर होगा, धीरे धीरे भ्रष्टाचार से सरकार खोखली होती चली जाएगी, लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा सरकार में, और उसके अलावा लोगों का जो ट्रस्ट है, जो उनका विश्वास है सरकार में, वो भी कम हो जाएगा। तो अब दोस्तों देखते हैं हमने किस प्रकार इसका उत्तर बनाया है। पहले करप्शन को हमने डिफाइन किया है। करप्शन क्या है? प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति की स्थिति, स्तर या संसाधनों का जानबूझकर शोषण करना भ्रष्टाचार कहलाता है। आपको मालूम है ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें आप भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं। इसकी वजह से संसाधनों में कमी आती है, सही व्यक्ति को सही स्थान नहीं मिल पाता, और भी अनेकों चैलेंजेस, चुनौतियां हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। उसको हम फिर आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक या फिर आर्थिक चुनौती को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भ्रष्टाचार आता है तो उससे भाई भतीजावाद बढ़ता है, पक्षपात को बढ़ोतरी मिलती है, जिसकी वजह से अल्पसंख्यक या फिर कमज़ोर वर्ग या फिर वो लोग जो एक्चुअली किसी पद के हकदार हैं, जो एक्चुअली में योग्य हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा या कोई वांछित रोज़गार मिलने की संभावना कम हो जाती है। उसके अलावा भ्रष्टाचार के कारण वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता पे भी प्रभाव पड़ता है, वो कम हो जाती है। और साथ साथ क्योंकि भ्रष्टाचार में किसी एक को बढ़ाया जाता है आगे, तो जो सर्विसेज या गुड्स वो बेचेगा उसके दाम भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो दाम अपने अनुसार लगाएगा। मार्केट में और कोई तो है नहीं कॉम्पीट करने के लिए, क्योंकि घूस दे के या फिर भ्रष्टाचार करके ये पर्टिकुलर व्यक्ति आगे बढ़ चुका है। तो इसीलिए ओवरऑल इसका इम्पैक्ट पड़ेगा उपभोक्ताओं पे या कंज्यूमर्स पे। फिर हम बात करें अगर, तो बाज़ार में प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। वही जैसे मैंने बताया, किसी एक व्यक्ति ने किसी अधिकारी को अगर घूस दे दी तो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाएगा, तो एक तरीके से एकाधिकार स्थापित हो जाएगा, जो कि प्रतिस्पर्धा के लिए नुकसानदायक है। फिर अगर हम बात करें तो इन सब कारणों की वजह से समाज का जो विकास है वो रुक जाएगा। फिर कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं इसके साथ जुड़े हुए, जैसे कि यहाँ पे लोकतंत्र, सुशासन और मानवाधिकार ये सब कमज़ोर पड़ जाते हैं भ्रष्टाचार के चलते। उसके अलावा जो सरकारी संस्थान हैं वो आंतरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। यह जो भ्रष्टाचार है ये पूरे संगठन की और उससे जुड़े हुए अधिकारियों की जवाबदेही को कम कर देता है। साथ ही एक लोकतंत्र की जो अभिन्न अवधारणा है कि भाई सार्वजनिक भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए, भ्रष्टाचार उसको भी कम कर देता है। लोगों का विश्वास उठने लगता है सरकार के ऊपर से। फिर अगर हम लोग सामाजिक चुनौतियों की बात करें तो भ्रष्टाचार समाज में असमानता को बढ़ावा देता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक व्यक्ति ने किसी अफसर को घूस दी, कॉन्ट्रैक्ट अगर उसको मिल गया तो वह तो आगे निकल जाएगा, पर बाकी लोग जो घूस देने में सक्षम नहीं थे या फिर जो अपने नैतिक सिद्धांतों पे चलते हैं, वो इस रेस में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उनको उचित रोजगार प्राप्त नहीं होगा। इस वजह से वो गरीबी की साइकिल में एंटर कर जाएंगे। साथ ही जब भाई भतीजेवाद या पक्षपात के चलते कई अफसर के सगे संबंधियों को कोई नौकरी मिल जाएगी जिसके लिए उनसे ज़्यादा योग्य व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिली, तो वह बेरोजगारी दर को बढ़ाएगा। बेरोजगारी दर को बढ़ाने की वजह से गरीबी और भारत में खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होगी। बुनियादी ढांचे की फंडिंग भ्रष्टाचार के कारण प्रभावित हो सकती है। जनता का अपने नेताओं में और जनता का सरकार में विश्वास भी कम हो जाता है। तो कुछ एक तरीके हैं जो अगर हम अपनाएं तो भ्रष्टाचार से निपटा जा सकता है, जैसे कि हमको फोकस करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पे, यानी पारदर्शी
नागरिक हितैषी सेवाएं प्रदान करने पर सरकार को फोकस करना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रणालीगत सुधारों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। किसी भी स्कीम के तहत गरीबों तक पहुंचने वाले जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं, उन सभी बेनिफिट्स को डीबीटीएस सिस्टम के अंदर लाना चाहिए। डीबीटीएस सिस्टम से डायरेक्टली जो पैसा है या जो बेनिफिट्स हैं वो जिस व्यक्ति तक पहुंचने हैं उसके बैंक में पहुंचेंगे, यानी कोई भी बीच में बिचौलिया नहीं होगा, जिसकी वजह से अगर सरकार ने 100 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं तो वह 100 रुपये ही पहुंचेंगे, बीच में इसकी कमीशन कट हो जाएगी। तो डीबीटीएस प्रणाली जो है वो यहाँ पे बहुत लाभदायक साबित हो सकती है करप्शन को कम करने के लिए। इनफैक्ट देखा ये भी गया है कि जब से डीबीटीएस प्रणाली शुरू हुई है या फिर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल शुरू हुई है, तब से जो लीकेजेस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। जो करप्शन है इस पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित वो भी कम हो गया है। उसके अलावा सरकार इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग पे जा सकती है। देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स किसी चीज़ में जुड़ जाता है तो अपने आप काफ़ी हद तक वो चीज़ पारदर्शी बन जाती है। तो अगर आप टेंडरिंग के प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे तो ये प्रोसेस अपने आप में पारदर्शी हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी बेस्ट सूटेबल व्यक्ति है ये कॉन्ट्रैक्ट उसी को जाएगा, ना कि उसको जिसने किसी अफसर को घूस दी हो। सरकार ने उसके अलावा भी कई कदम लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये जो एक पोर्टल है ये सरकार द्वारा जो भी खरीद होती है उसको पारदर्शी बनाता है। यानी अगर आपको जानना है सरकार ने कितने रुपए में क्या खरीदा है तो आप इस पोर्टल पे देख सकते हैं। इससे भी जो भ्रष्टाचार है उसकी संभावनाएं कम होती हैं। उसके अलावा दोस्तों, हम लोग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। इसके प्रावधानों को और स्ट्रिंजेंट बना सकते हैं, जिसके चलते जो भी ऐसे अफसर हों जो घूसखोरी में इन्वॉल्व हों उनको पहचाना जाए और उनको दंड दिया जाए। इसे और सख्त बनाने से भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। फिर जो लोकपाल संस्थान है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसको ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है। वहाँ पे चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट किया जा सकता है और उसको ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है, अधिक शक्ति प्रदान करनी चाहिए। इन कुछ मेथड से हम लोग करप्शन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसमें आप और भी कुछ पॉइंट्स अपने ऐड कर सकते हैं, बस आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना होगा। और फिर हमने अंत में लिखा कि भाई अगर इस प्रकार के कदमों को ठीक ढंग से लागू किया गया तो वे निश्चित रूप से ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन के कमिटमेंट को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। ये भारत सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिकली एक केस स्टडी है। इसमें क्या क्या बताया गया है हम लोग पढ़ते हैं। निशांत एक सामाजिक रूप से संवेदनशील समाजवादी बुद्धिजीवी और प्राध्यापक हैं। वह अपने लेखों, भाषणों और मीडिया के माध्यम से मजदूरों, अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के स्वर को मुखरित करते हैं। एक पार्टी भी उन्हें अपने थिंक टैंक के रूप में रखे हुए है। इसी क्रम में आह्वान करते हैं कि सम्राटजनों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं और अधिकारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहिए। प्रवेश के महीने के दौरान इसी तरीके से कई स्कूलों के मानदंडों पर बहस होती है और शिक्षा के हित में इन सब की आलोचना की जाती है। बात यह है कि निशांत भी इस प्रकार की जो आलोचना है उसमें सम्मिलित होते हैं। इसी बीच यह पता चलता है कि निशांत खुद के बच्चे को एक अभिजात्य स्कूल में दाखिला दिलाने हेतु प्रयासरत है। यानी अगर आप यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई पब्लिक स्कूल्स अच्छे हैं, पब्लिक स्कूल्स में बच्चों को भर्ती कराना चाहिए, और यहाँ पे आप प्राइवेट स्कूल्स की आलोचना कर रहे हैं, फिर अगर ये पता पड़ता है कि आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे का भी एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराना चाह रहे हैं, तो ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न कर देती है। उनके इस कार्य की, इस कृत्य की आलोचना भी होती है। कहा जाता है कि वे करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। तो इसी केस स्टडी के आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न में सबसे पहले पूछा गया है, क्या निशांत को अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला कराना चाहिए? अभी वो प्राइवेट स्कूल का प्रयास कर रहे थे। उसके अलावा दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है, क्या निशांत को बौद्धिक विमर्श त्याग देना चाहिए? क्योंकि उनकी एक्शंस तो एक तरफ बात करते हैं और उनके वर्ड्स एक तरफ कहते हैं।
अपने भाषण में अपने शब्दों से वो यह कहते हैं कि भाई जो अभिजात्य स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें एडमिशन बेकार होता है, उसका सब चीज़ें बेकार है, उसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और एक्शंस में जब हम देखते हैं तो वहीं पे वो अपने बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में कराने के प्रयास में रहते हैं। तो क्या उनको ये बौद्धिक विमर्श त्याग देना चाहिए? तीसरा सवाल आपसे ये पूछता है, क्या उन्हें अपनी पार्टी में लोगों को अपने पक्ष में खड़ा करना चाहिए? या चौथी बात आपसे पूछता है, अपने बच्चे का जो प्रवेश है वह अभिजात्य स्कूल में करा देना चाहिए, प्राइवेट स्कूल में करा देना चाहिए। तो इनमें से कौन से सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं जो निशांत को चुनना चाहिए, और इसकी हमको विवेचना करनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कीवर्ड जो है वो डिस्कस है या फिर विवेचना करना है। यहाँ पे जो दी गई परिस्थिति है उसके अनुसार निशांत के दोहरे चरित्रों का उल्लेख करके हम उत्तर का शुरुआत कर सकते हैं, उत्तर का आरंभ कर सकते हैं। भाई उसके बाद आप ये बताइए कि ये जो डबल फेस बात करते हैं, ये कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इस इनकी प्रवृत्ति से इनके इमेज को किस प्रकार क्षति पहुंचेगी। फिर उसके बाद आप बताइए, कंक्लूड करिए, यानी उत्तर को समाप्त ये कह के करिए कि निशांत को असल में क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए सही आचार रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो निशांत है वो करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। अगर कहने की बात करें तो वो एक तरफ कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स बेकार हैं, उनकी आलोचना करते हैं और पब्लिक स्कूल के फेवर में वो स्पीच देते हैं, लेकिन दूसरे ही तरफ वह अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में ही कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। अब ये चीज़ जब सामने आ चुकी है तो उन्होंने जितने भी प्रयास किए हैं जनता को इकट्ठा करने के, जनता का भरोसा जीतने के, वो सब प्रयास बेकार हो जाएंगे। उसके अलावा आप इस चीज़ को देखते हुए लिख सकते हैं कि निशांत अपॉर्चुनिस्ट हैं, यानी वो अवसर देख के अपना भाषण देते हैं और अवसर देख के अपने कृत्य बदल लेते हैं। और ऐसी परिस्थिति में या तो उनको इस पार्टी से रिज़ाइन कर देना चाहिए या फिर उनको अब अपने बच्चे को एक सरकारी स्कूल में ही भर्ती कराना चाहिए। और जो भी लोग उनको देख रहे हैं, जो उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि वो रास्ता भटक गए थे लेकिन अब वो सही रास्ते पे आ गए। साथ में वो एक पब्लिक क्षमा याचना कर सकते हैं, क्योंकि उनके इस कृत्य से और उन भाषणों से जिसमें पब्लिक स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी छवि तो धूमिल होगी ही, और जिस संस्था ने उनको थिंक टैंक के रूप में रखा है उसकी भी छवि धूमिल होगी। साथ में जो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है उसकी भी छवि धूमिल होगी। और इस प्रकार का जो कंडक्ट है ये उनका नैतिकता के खिलाफ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली सही आचार यही रहेगा, या तो वे अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में भर्ती करा दें, सरकारी स्कूल में भर्ती करा दें, या फिर अगर वे अपने बच्चे को प्राइवेट में ही रखना चाहते हैं तो जहाँ पे खड़े होके, जिस मंच से खड़े होके उन्होंने ये स्पीच दी थी कि पब्लिक स्कूल अच्छे हैं और प्राइवेट खराब, उस मंच को त्याग देना चाहिए, पार्टी से रिज़ाइन कर देना चाहिए और इनफैक्ट थिंक टैंक के रूप में भी उनको अब कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी छवि धूमिल हो गई। और इस छवि के साथ वो जिस भी क्षेत्र में, जिस संस्थान में कार्य करेंगे उसकी भी छवि को क्षति पहुंचेगी। तो दोस्तों एक बार देखते हैं हमने किस प्रकार से इसका उत्तर बनाया है। सबसे पहले हमने लिखा है कि जो निशांत है उनके शब्दों और कार्यों के बीच तालमेल है नहीं, आपस में ये एक दूसरे की तरफ नहीं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। एक तरफ तो वह कहते हैं कि पब्लिक स्कूल बेहतर हैं, उनके पक्ष में लेख लिखते हैं, भाषण देते हैं और विभिन्न लोगों को इस बारे में वो परसुएड करने की कोशिश करते हैं कि उनको अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर उनके कृत्य कुछ और ही कहते हैं, वह अपने बच्चे को एक अभिजात्य स्कूल में भर्ती कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। अब ये जो है ये तो उनका डबल फेस दिखाता है, यानी दोहरे चेहरे वाले व्यक्ति के रूप में अब वो जनता के सामने बन चुके हैं, क्योंकि उनके कहने की बातें कुछ होती हैं और करने की बातें कुछ होती हैं। और ये जो उनके छवि धूमिल हुई है, यह जो उनके प्रयास चल रहे थे सरकारी स्कूलों को माफ़ कीजिएगा महिमा मंडित करने के, उन प्रयासों को यह व्यर्थ कर सकता है। उसके अलावा खुद जो वो उपदेश देते आए हैं उनका खुद का वह पालन नहीं कर पा रहे, इससे उनकी पार्टी की राजनीतिक विश्वसनीयता भी कम होगी, उसकी छवि भी धूमिल होगी। अगर उनको लगता है कि अभिजात्य स्कूल बेहतर है तो उनको खुलकर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ और बोलें और पीछे कुछ और कर रहे हैं।
या तो आप साइलेंट रहते और कुछ बोलते ही नहीं, फिर आप जो भी कृत्य करते वो मैच हो जाते। लेकिन एक तरफ आप बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल बेहतर होते हैं और अभिजात्य स्कूल की आप आलोचना कर रहे हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ इसी में आप अपने बच्चे को भर्ती कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति और एक दुविधा पैदा करेगी लोगों के मन में। उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता कम होगी, उनकी पार्टी की छवि धूमिल होगी, क्योंकि वह पार्टी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उनको वैध कारणों से अपना रुख बताना चाहिए और तुरंत प्रभाव से पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। परंतु अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो निशांत को अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भर्ती कराना चाहिए। अभी वह जो प्रदर्शित कर रहे हैं यह एक अनैतिक आचरण है, अनैतिक आचरण को दर्शाता है, क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो अवसरवादी प्रतीत होते हैं। भाई बोलने के टाइम पे वो कुछ बोल गए, लेकिन उनको अवसर दिखा कि अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराया जा सकता है, तो वह अवसर के अनुसार पलट गए। वह एक प्रभावशाली पद पे हैं। जो व्यक्ति भी इस प्रकार प्रभावशाली पद पे होता है, जनता उनको फॉलो करती है, तो उनको जो भी कृत्य हैं वो सोच समझ के करने चाहिए। अगर वो इस प्रकार से कार्य करेंगे तो जनता के सामने एक बुरी मिसाल कायम करेंगे और सरकारी स्कूल के जो साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो उसकी छवि खराब है, वह छवि और ज़्यादा खराब हो जाएगी। लोग सोचेंगे भाई ये जो व्यक्ति है कहता कुछ है करता कुछ है, और जब खुद उस स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती नहीं कर रहा तो इसका मतलब स्कूल में कहीं ना कहीं तो कमी होगी, और इसीलिए फिर हम इसमें क्यों भर्ती करें, हम भी प्राइवेट स्कूल्स में ही भर्ती करेंगे। यानी जो इस स्कूल को आगे बढ़ाने, इसके विकास के बारे में इतने समय से कार्य चल रहे थे, वो सब के सब यहाँ पे वो खराब हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। तो जैसा हमने कहा, करना ये चाहिए कि वह अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला कराएं। अगर वह ऐसा नहीं करना चाहते, असमर्थ हैं, तो तुरंत प्रभाव से उन्हें पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पार्टी की कुछ और विचारधारा है। उनकी विचारधारा अब सामने आ चुकी है जो पार्टी से काफ़ी अलग है। इसके बाद वे अपने बच्चे को एक निजी स्कूल में भर्ती करा सकते हैं, और उनको साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के बयान देने से अब उनको बचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जो वो कहते हैं वह कर नहीं पाते। और अगर फिर भी वे ऐसा ही करते रहेंगे कि पार्टी में भी बने रहेंगे और अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में उन्होंने भर्ती करा दिया, तो वे नैतिक रूप से गलत साबित होंगे। अब उनके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि वो नैतिक रूप से सही कार्य करें, बच्चे को प्राइवेट स्कूल के बजाय पब्लिक में एडमिशन कराएं, और फिर जनता के सामने एक क्षमा याचना करें और एक उदाहरण स्थापित करें कि भाई अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल निकला हो और उसे सही समय पर बता दिया जाए तो वह वापस सही रास्ते पर आ सकता है। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लोग परसुएसिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी विश्वास उत्पादक संवाद के बारे में हम देखेंगे। सवाल में पूछा गया है कि ये जो विश्वास उत्पादक संवाद है, किस प्रकार से ये जन समूह की अभिवृत्ति के परिवर्तन में जिम्मेदार है, क्या इसका महत्व है, इसकी आपको विवेचना करनी है। तो भाई इस प्रकार का आपको जब आंसर देना है तो सबसे पहले आपको परसुएसिव कम्युनिकेशन को डिफाइन करना होगा, उसको परिभाषित करना होगा। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी विश्वास उत्पादक संचार को परिभाषित करते हुए। फिर आपको लिखना होगा कि इस प्रकार के संवाद का कैसा प्रभाव पड़ता है श्रोताओं के ऊपर। तो इसमें आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरीके के प्रभावों के बारे में लिखना होगा, और फिर आपको उदाहरण देते हुए ये बताना होगा किस प्रकार से जनता के अभिवृत्ति, जनता के दृष्टिकोण को बदलने में यह अहम भूमिका निभा सकता है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें ये परसुएसिव कम्युनिकेशन होता क्या है, ये इस प्रकार का संवाद होता है जो किसी की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है, बदल सकता है, उसको रीइंफोर्स कर सकता है। इसमें वह क्षमता होती है, ये किसी के भी एटीट्यूड को चेंज कर सकता है, किसी को भी प्रभावित कर सकता है, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और अगर यह इस प्रकार का हुआ है तो इस वजह से इसको इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। अब आप देखिए, अगर एक संवाद पूरी भीड़ को उसकी सोच बदलने, उसकी मानसिकता बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है, तो ये कितना स्ट्रॉन्ग माध्यम हुआ किसी भी चीज़ के लिए। तो इसीलिए इसके जो इम्पैक्ट हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से हैं। पॉजिटिव में अगर कोई व्यक्ति देश समाज को जोड़ना चाहे, एकजुटता बढ़ाना चाहे, यूनाइट करना चाहे, तो वह परसुएसिव कम्युनिकेशन से कर सकता है।
उसके अलावा कोई व्यक्ति अगर लोगों को मोटिवेट करना चाहे कोई कार्य करने के लिए, तो भी एक ऐसी इन्फ्लुएंशियल, इंस्पायरिंग, परसुएसिव स्पीच बहुत अहम योगदान उसमें निभाती है। हालांकि कुछ यहाँ पे नेगेटिव परिणाम भी हैं। देखिए, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो इस प्रकार से हो सकते हैं। अगर कोई हेट स्पीच देता रहेगा और उसकी स्पीच परसुएसिव होगी, लोगों का एटीट्यूड बदलने में सक्षम होगी, तो उससे दो समुदायों के बीच में या दो से ज़्यादा समुदायों के बीच में बैर भावना और ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके अलावा समाज में अलग अलग समुदायों के बीच में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गैप है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। देश में दंगे भड़क सकते हैं। आजकल जो कि देखा जा रहा है, यूथ का रेडिकलाइजेशन हो सकता है। युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनको चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित किया जा सकता है। और भारत जो कि एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरपूर है, उसमें इस तरीके का कम्युनिकेशन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो यह देश के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को हानि पहुंचा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से बनाया है। सबसे पहले परसुएसिव कम्युनिकेशन को हमने डिफाइन किया है। क्या ये एक इस प्रकार का कम्युनिकेशन है, इस प्रकार का संवाद है जिसका उद्देश्य होता है दूसरों के कुछ प्रतिक्रियाओं को बदलना या उनको अलग आकार देना और उनको और सुदृढ़ बनाना, उनको रीइंफोर्स करना। अब अगर कोई व्यक्ति कोई भी मैसेज ओपनली देता है और उसका पॉजिटिव फीडबैक उसको मिलता है लिसनर्स से, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उसने इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन की है, उसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है, तभी उसको पॉजिटिव फीडबैक मिल पाया है। तो इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन जो है, इसको हम कह सकते हैं ये ऐसा संवाद का तरीका है जो किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड को बदल सके, उसके दृष्टिकोण को बदल सके, उसकी अभिव्यक्ति को बदल सके, उसकी अभिव्यक्ति को बदल सके। तो आपको ये समझ में आ रहा है ये साधन के रूप में कितना शक्तिशाली है और इसी वजह से इसका जिम्मेदारी के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए, जनता के पास ऐसे विचार होते हैं, ऐसे दृष्टिकोण होते हैं जो हमेशा समाज के लिए मददगार साबित नहीं होते। उदाहरण के तौर पे आप सोच सकते हैं कि जनता जो है वो अलग अलग सामाजिक मुद्दों पे विभाजित होती है, अलग अलग समुदायों में विभाजित होती है। तो ऐसे में अगर इन विचारों को जो जनता के मन में कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, कोई हेट स्पीच से या इस प्रकार का भाषण दे के जो किसी एक समुदाय को टारगेट करके उसके खिलाफ घृणा को बढ़ाती हो, वह उसकी मदद से लोगों के बीच का ये जो अंतर है उसको और ज़्यादा वाइडन अप कर सकता है और ज़्यादा उसको बढ़ा सकता है। जो इस प्रकार के प्रेरक वक्ता होते हैं वह आकर्षक संवाद कौशल का उपयोग करके समाज के बीच की दरार को और ज़्यादा गहरा कर सकते हैं। वह समुदायों के बीच में घृणा पैदा कर सकते हैं, दुश्मनी पैदा कर सकते हैं, जिससे देश में हिंसा भड़क सकती है। सांप्रदायिकता जो है वो और ज़्यादा अपनी जड़ें मजबूत कर सकती है। युवा कट्टरवाद जो आज के समय में एक बड़ी समस्या के रूप में देश के सामने उभर के आता है, उससे संबंधित घटनाएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई ऐसा वक्ता है जो अपने स्पीच में, जो अपने भाषण में देश को यूनाइट करने की बात करता हो, एकजुटता की बात करता हो, तो वह लोगों के बीच में एकजुटता बढ़ाने में मदद कर सकता है। वह एक एकजुट समाज का निर्माण कर सकता है। वह लोगों को मोटिवेट कर सकता है कि वह देश की भलाई के लिए कार्य करें, एक दूसरे से प्रेम करें, भाईचारे की भावना रखें। तो हमने जब इसके दोनों पहलू देखें तो हमने कहा कि भाई परसुएसिव कम्युनिकेशन या फिर एक इन्फ्लुएंशियल स्पीकर बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमको इस प्रकार अपना भाषण, अपना स्पीच देना चाहिए कि वह कोई सकारात्मक बदलाव लाए, ना कि कोई नकारात्मक बदलाव, और ऐसा बदलाव आए जिससे एक संयुक्त समाज का निर्माण हो सके। तो इस प्रकार से एक पॉजिटिव एंड पे आपने अपना कंक्लूजन दे दिया। फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया है कि भाई ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक मल्टी डायमेंशनल सोशल स्किल है, एक बहुआयामी सामाजिक कौशल है। अब ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है, इसी के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता होता क्या है और इसके डायमेंशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है एक्सप्लेन, या फिर आपको व्याख्या करनी है। तो शुरुआत उसी प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करेंगे,
फिर हम ऐसे व्यक्ति के कुछ लक्षण लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति के कुछ ट्रेट्स लिखेंगे जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो। फिर हम बताएंगे किस प्रकार से एक व्यक्ति को इमोशनल इंटेलिजेंस को अटेन करना चाहिए, और अल्टीमेटली हम बताएंगे कि इसके साथ जुड़ी हुई कोर स्किल्स क्या है। तो अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से लिखा है। देखिए, सबसे पहले जब हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो यानी हम कहते हैं कि भावनाओं को पहचान के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको मैनेज करने की जो कला है, जो उसकी स्किल है, उसको आप इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पहचान कर, उसकी ज़रूरतों को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना भी सम्मिलित है। जो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो किसी भी सिचुएशन को अच्छे से पढ़ पाता है, और किसी भी सिचुएशन में भले ही वो कितनी भी खराब हो वह डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सहानुभूति से निर्णय ले सकता है और उस पर टिका रह सकता है। ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी स्वीकारता है, ऐसा व्यक्ति खुद को जिम्मेदार ठहराता है, और ऐसा व्यक्ति जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वह विपरीत परिस्थितियों में भी लोकतांत्रिक रह सकता है। यह सब लक्षण व्यक्ति को नैतिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। तो यानी अगर आप भावनात्मक तौर पे बुद्धिमान हैं तो आप नैतिक निर्णय ले पाएंगे। आप दूसरों की परेशानी को समझकर उनको उनके अकॉर्डिंग ही समाधान बता पाएंगे। आप किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरह समझ पाएंगे। आप विपरीत परिस्थिति में भी विचलित नहीं होंगे। आप अच्छे निर्णय लेंगे और उन निर्णय पे टिके रहेंगे। आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक व्यक्ति में कितनी अलग अलग प्रकार की अच्छी वैल्यूज़ ले आती है, वो उसको काबिल बनाती है कि वह एथिकल डिसीजन या फिर नैतिक निर्णय ले पाए। अब हमने बात करी इस इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो पॉइंट ये है कि इसको डेवलप कैसे करें, इसको विकसित किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वह पूरे दिन उनकी भावनाओं पर ध्यान दें, तभी वो अपने आप को समझ पाएंगे। आत्मचिंतन इस चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा इसी आत्मचिंतन से व्यक्ति अपनी ताकत को समझ पाएगा, अपनी सीमाओं को समझ पाएगा, उसके अनुसार वह जिम्मेदारी ले पाएगा। ऐसी स्थिति जिसमें ज़्यादा आपको स्ट्रेस होता हो, ऐसी स्थिति को कम करें। कोई भी कार्य आप करें उससे पहले आप 2 बार सोचें कि मेरे इस कार्य से कहीं किसी का अहित तो नहीं होगा, कोई इसी से नुकसान में तो नहीं जाएगा, और ये सब चीज़ें सोचने के बाद ही आप कार्य करें। फिर आप जो आपके मन में विचार आए उनको अपने इमोशंस से जोड़ने का प्रयास करें। इस प्रयास में भी आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे, उसको डेवलप कर पाएंगे। और किसी भी संगठन में अनौपचारिक संवाद को आप कम से कम करें। यानी इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने खुद के ऊपर एनालिसिस करना है, आपको आत्मचिंतन करना है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमियां क्या हैं, और उस अनुसार आप आगे एक्ट कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 4 तो कोर स्किल्स होती हैं, 4 प्रमुख कौशल होते हैं, और ये जो सभी कौशल हैं 2 दक्षताओं के अंतर्गत आते हैं। दोनों दक्षताएं क्या हैं? एक तो है व्यक्तिगत क्षमता और दूसरी है सामाजिक क्षमता। देखिए, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं व्यक्तिगत क्षमता में वही बात दोहराई गई है। भाई, व्यक्तिगत क्षमता कैसे डेवलप होगी? अगर आप आत्म जागरूकता पे ध्यान देंगे, आत्म प्रबंधन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। ये सब एक व्यक्ति को खुद को समझने, खुद के बारे में एनालिसिस करने में मदद करता है। आपको बाकी लोगों से बातचीत करने के बजाय इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको व्यक्तिगत क्षमता डेवलप करनी है तो अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहें और उसी के अनुसार अपने व्यवहार को मैनेज करें। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपकी व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने में कार्य कर सकते हैं। फिर हम बात करें सोशल कॉम्पिटेंस या फिर सामाजिक क्षमता, तो जैसे उसमें आत्मचिंतन करना था, आत्म जागरूकता बढ़ानी थी, इसमें आपको सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना है। और क्योंकि आप समाज में रहेंगे तो 4 अलग अलग लोगों से मिलेंगे, तो इन सभी लोगों से आपको रिलेशन अपने बेटर करने हैं। तो आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, यानी संबंध प्रबंधन कौशल भी सीखना पड़ेगा। यह मूल रूप से किसी भी व्यक्ति के समाज के साथ क्या संबंध है इस पर केंद्रित है। इसमें इसीलिए एक व्यक्ति द्वारा बाकी सभी लोगों की मनोदशा को समझना, उसके अलावा लोगों के व्यवहार को समझना, इस प्रकार के घटक शामिल हैं।
और इस प्रकार ये जो है ये फोकस करता है कि आपके संबंधों में गुणवत्ता हो, आपके संबंध जो है वो क्वालिटी संबंध हो, उसके अलावा आप संबंध को अच्छे से मैनेज कर पाएं। यानी इसका जो पूरा फोकस है वो समाज के पर्सपेक्टिव में है। जो पिछला वाला था उसका एक स्वयं व्यक्ति के पर्सपेक्टिव में क्षमता डेवलप करने के ऊपर ध्यान केंद्रित था। अभी जो हमने इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन किया, इससे एक चीज़ तो दोस्तों स्पष्ट हो गई है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ते हैं, अपने अंदर इसको अपनाना पड़ता है, उसके बाद आपको इससे संबंधित रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे स्किल्स की बात करें तो कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिसमें हम खुद को मैनेज करने के बारे में सीखते हैं। कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, ये बताती हैं कि एक व्यक्ति समाज में किस तरीके से इंटरैक्ट करेगा, कैसा उसका व्यवहार रहना चाहिए। और ये जो दोनों स्किल्स के बारे में मैंने बात की, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है। यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जो प्रकृति है वो बहुआयामी है और बहुत सारी चीज़ों को ये अपने अंदर सम्मिलित करता है। और एक व्यक्ति जिसमें ये चीज़ मौजूद है, जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता मौजूद है, इमोशनल इंटेलिजेंट जो व्यक्ति है, वो अच्छे और एथिकल निर्णय लेने में सक्षम हो पाएगा। फिर दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता के बारे में आपको लिखना है, उनका विवेचना करना है, उनका मूल्यांकन करना है। 4 चीज़ें दी हुई हैं, एक तो इंटेग्रिटी या फिर सत्यनिष्ठा, इम्पार्शियलिटी या फिर निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी या फिर वस्तुनिष्ठा, और नॉन पार्टीजनशिप यानी गैर तरफदारी। तो एक एक टर्म को आप उठाइए और उसको एक्सप्लेन करिए, और फिर एक्सप्लेन करने के बाद उसको बताइए कि सिविल सर्विसेज में इसका क्या रिलेवेंस है, कैसे सिविल सर्विसेज को और बेहतर बना सकती है। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले सत्यनिष्ठा को समझते हैं। इसमें बेसिकली जो मूल तत्व है, जो इसका मेन कंपोनेंट है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों में और अपने कार्यों में बिल्कुल ऑनेस्ट है, बिल्कुल ईमानदार है, उसके जो मॉरल प्रिंसिपल हैं वो बहुत मजबूत हैं। और अगर ये दोनों ही चीज़ें आएंगी तो ये एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग देंगी। तो इसीलिए अगर सत्यनिष्ठा के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें हमें डेवलप करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं हमें एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आती है। भाई अब सत्यनिष्ठा की अगर बात करूँ सिविल सर्विसेज में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बचाने में मदद कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठ है तो वो कहीं और से कुछ पैसा कमाने का नहीं सोचेगा जो कि उसके कर्तव्य के रास्ते में आ सकता है और जो विधि उसको करने से मना करती है। तो यानी कि अगर व्यक्ति सत्यनिष्ठ है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचा रहेगा। फिर निष्पक्षता, जैसे कि नाम से पता है, किसी भी प्रकार कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए और एक व्यक्ति को मेरिट्स के अकॉर्डिंग ही कार्य करना है। भाई जो आदमी योग्य है उसी को पद की प्राप्ति होनी चाहिए। और एक सिविल सर्वेंट को इस चीज़ को ऐसे देखना चाहिए कि भाई जब वो सरकार की सेवा कर रहा है तो बेसिकली वो पब्लिक की ही सेवा कर रहा है। तो जनता को सर्व करना और सरकार को सर्व करना दोनों ही उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और दोनों का ही महत्व बराबर है। उसको दोनों में निष्पक्ष होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं वो सिर्फ गवर्नमेंट की बातों के अनुसार कार्य करने लगे और जनता का कल्याण देखे ही ना, और ऐसा भी नहीं कि वो सिर्फ जनता के लिए कार्य करने लगे और गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो जनता के विकास में कारगर साबित हो सकती है लेकिन जनता के विद्रोह के कारण रुकी हुई हो, तो इस सिविल सर्वेंट भी उसको रोक दे कि भाई मुझे तो जनता की बात ही माननी है। ऐसा नहीं, अगर आप निष्पक्ष हैं, अगर आप इम्पार्शियल हैं, तो दोनों ही चीज़ों को आप बराबर दर्जा देते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी या फिर वस्तुनिष्ठा की। ये जो बेसिकली बात करती है वो रैशनल थॉट प्रोसेस के बारे में बात करती है, यानी सब चीज़ों की ये तर्क में बात करती है। कोई भी सिविल सर्वेंट है तो किसी भी निर्णय को वो तभी ले जब तक वो संतुष्ट है कि ये निर्णय मेरा रैशनल है, प्लस ये सब जो निर्णय है ये उसको एविडेंस के बेसिस पे लेने चाहिए, यानी तथ्यों को देखते हुए उसको निर्णय लेने चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो व्यक्ति वस्तुनिष्ठ है, यानी उसमें वस्तुनिष्ठा का जो मूल्य है वो मौजूद है। साथ ही इसके तहत जो व्यक्ति है वो स्टैंडर्ड के अनुसार कार्य करेगा, वो जो प्रोसीजर है उसके अनुसार कार्य करेगा, और इस सब से एक सिविल सर्वेंट को सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। फिर हम आते हैं नॉन पार्टीसनशिप या फिर गैर तरफदारी की तरफ। इसमें
जो व्यक्ति है उसको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, यानी उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। अगर एक सिविल सर्वेंट इस क्वालिटी को अपने अंदर लेके चलता है तो वह बायसनेस से, वो पक्षपात से बिल्कुल दूर हो जाएगा और सही लोगों को सही जगह अपनी प्राप्त हो पाएगी, इसके चुनाव भी बेहतर हो पाएंगे। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले सत्यनिष्ठा पे बात करेंगे। यह विचारों और कार्यों में ईमानदार और सुसंगत होने को संदर्भित करता है। यह एक संपूर्णता की अवस्था है, क्योंकि जब आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो आप एक संपूर्णता अपने आप में महसूस करेंगे, एक संतुष्टि अपने आप में महसूस कर पाएंगे। ये कई चीज़ों को इंगित करता है, जैसे कि ये सुदृढ़ता को इंगित करता है, अनियंत्रित गुणों के चरित्र को, न्यायनिष्ठा को, ईमानदारी को और सत्यता को इंगित करता है। अगर सिविल सेवक सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे तो ऐसी कोई भी परिस्थिति जो उनके हितों के साथ टकराव कर सकती है वह उससे बचे रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं निष्पक्षता पे या फिर इम्पार्शियलिटी पे। इसका अर्थ है किसी को भी उसके गुण के अनुसार ही कार्य दिया जाए, उसको वह कार्य करने दिया जाए। फिर साथ ही जैसे हमने बात की कि किसी भी राजनीतिक दल को अगर आप सर्व कर रहे हो तो उसको भी आपको उतनी ही डेडिकेशन से करना है जितने डेडिकेशन से आप पब्लिक को सर्व करो, या फिर जितने डेडिकेशन से आप राजनीतिक दलों को सर्व कर रहे हो उतना ही डेडिकेशन चाहिए होगा जब आप जनता को सर्व करोगे। अगर कोई व्यक्ति इम्पार्शियलिटी को फॉलो करता है तो उसको ऐसी सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो किसी भी तरीके से उसका बायस दिखाती हैं, जो उसका पक्षपात दिखाती हैं। भले ही वो सरकारी पॉलिसीज़ के डिफेंस में करी गई बात हो, लेकिन उसको सभी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जो उसे किसी भी तरीके से पक्षपात के पास ले जाती हो। इम्पार्शियलिटी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी व्यक्ति में होगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और जनता में उसके लिए विश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी या फिर वस्तुनिष्ठा की। इसका अर्थ है कि आप एक तर्क संगत विचार प्रक्रिया से जुड़े रहें, उसके ऊपर कायम रहें, कुछ स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स जो कि एस्टैब्लिश हुए हैं उनके ऊपर चलते रहें, उनका पालन करते रहें। अगर कोई भी लोक सेवक तर्क संगत सोच लेकर कोई कार्य करेगा तो बेहतर निर्णय लेने में वो सक्षम हो पाएगा। और ये बेहतर निर्णय वो कैसे लेगा? वो सबूतों का विश्लेषण करेगा, फिर उसके बाद वो उसमें तर्क लगाएगा और तर्क लगा के जो निर्णय लेगा वो बेहतर निर्णय होगा। और इस मूल्य को माफ़ कीजिएगा, इस मूल्य को लोक सेवाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह एक लोक सेवक को सही निर्णय लेने में मदद करता है। इसकी हेल्प से पब्लिक सर्वेंट जो है वो सही डिसीजन ले सकता है, इसीलिए इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिर हम बात करते हैं नॉन पार्टीसनशिप या फिर गैर तरफदारी की। इसमें जो भी व्यक्ति है अगर वो इस ट्रेट को, इस क्वालिटी को अपने अंदर कैरी करता है तो वो पॉलिटिकली न्यूट्रल है। और ख़ास तौर पर ये बात की जाती है सिविल सर्वेंट के लिए, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी राजनीतिक दल से एक दूरी बना के रखना। लेकिन यहाँ पे अगर उसमें नॉन पार्टीसनशिप है या फिर गैर तरफदारी है वह, तो उसको किसी भी राजनीतिक दल के प्रति कोई भी झुकाव या भेदभाव नहीं दिखाना है। वह भारत का संविधान है जिसको एक सिविल सर्वेंट को फॉलो करना है, ना कि किसी राजनीतिक दल की विचारधारा। यह इसीलिए किसी भी सिविल सर्वेंट को मदद करता है निर्णय लेने में बिना किसी बायसनेस, बिना किसी पक्षपात के। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे फिर से एटीट्यूड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एक स्टेटमेंट दिया गया है हमको, उसमें कहा गया है अभिवृत्तियाँ हमारे अनुभवों का परिणाम है। इस कथन के संदर्भ में अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करनी है और मूल्यांकन करना है। यानी उन फैक्टर्स के बारे में आपको बताना है जो रिस्पॉन्सिबल हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए। अब एक्सप्लेन, इवैल्यूएट करके दो तो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, मूल्यांकन करना है, व्याख्या करनी है। उसके अलावा शुरू कैसे करेंगे? इसमें हम लोग शुरू कर सकते हैं एटीट्यूड को डिफाइन करके। यानी हम लोग लिख सकते हैं एटीट्यूड क्या है? कुछ नहीं, एक मानसिक प्रवृत्ति है जो लोग कैरी करते हैं दूसरों के प्रति और सरकमस्टांसिस के प्रति, और उसी के अनुसार वह कोई डिसीजन लेते हैं, उसी के अनुसार वह निर्णय तक पहुंचते हैं।
अब एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है? एटीट्यूड आपकी वैल्यूज से फॉर्म होता है। हमने अपने पुराने लेक्चर में इसी पेपर से संबंधित एटीट्यूड और वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो उसमें हमने ये बात की थी कि भाई वैल्यूज़ जो हैं वही कहीं ना कहीं एटीट्यूड को फॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और उसके अलावा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे अहम भूमिका निभाता है एटीट्यूड को कंस्ट्रक्ट करने में। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा एटीट्यूड को डिफाइन करके और उसके बारे में बात करके शुरू कर सकते हैं। फिर आप बताइए कौन कौन से ऐसे स्फीयर हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से एक व्यक्ति अभिवृत्ति प्राप्त करता है। यहाँ पे भी उदाहरण आपको लिखने पड़ेंगे अगर आपको उत्तर बेहतर बनाना है तो देखिए दोस्तों किस प्रकार हमने उत्तर लिखा है। सबसे पहले हमने अभिवृत्ति को डिफाइन किया है। क्या है? मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं। ये उन मानसिक प्रवृत्तियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो लोगों को निर्णय लेने से पहले दूसरों के प्रति विचारधारा और मौजूदा परिस्थितियों को लेकर चलती विचारधारा के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति के व्यवहार में होता है। आसान भाषा में भाई एटीट्यूड है क्या है? आपकी मानसिक प्रवृत्ति है, और दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आप लोगों के प्रति क्या व्यू आगे लेके चलते हैं और सरकमस्टेंस या फिर सिचुएशन के प्रति क्या व्यू आगे लेके चलते हैं। फिर इसी एटीट्यूड की मदद से आप फाइनली एक डिसीजन ले पाते हैं। ये जो एटीट्यूड है ये कहाँ से आता है? ये वैल्यू से आता है, ये आपके एक्सपीरियंस से बनता है। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो एटीट्यूड है वो प्राइमरली वैल्यू और बिलीफ्स के कारण बनता है। उसके अलावा एक व्यक्ति के खुद के एक्सपीरियंस से भी एटीट्यूड फॉर्म होता है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ये जेनेटिक कारणों से बनता हो। हाँ, हालांकि कुछ ऐसा रोल तो है जो जेनेटिक भी प्ले करता है एटीट्यूड फॉर्मेशन में। तो ये एक तीसरा फैक्टर हो गया जेनेटिक्स, जो आपके एटीट्यूड को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति कहाँ कहाँ से सीखता है? देखिए, अपने परिवार से कई चीज़ सीखता है, अपने दोस्तों से, परिचितों से और अपने सहकर्मियों से कई सारी चीज़ें सीखता है। इस प्रकार वह अभिवृत्तियों का निर्माण करता है। अगर हम लोग स्रोत की बात करें तो जो अभिवृत्ति निर्माण से संबंधित स्रोत हैं इनको हम 3 उप श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला अनुभव, फिर भावनाएं और तीसरा आपके सहयोगी। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला अनुभव है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। जिस प्रकार से आप अनुभव किसी चीज़ का करते हैं उसी के अनुसार आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। जिस प्रकार से आप लगातार लोगों से बात करते हैं उसके अनुसार ही आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आसपास इस प्रकार की बातें होती हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो भूखे आपके घर आते हैं उनको खाना खिलाना चाहिए, प्यासों को पानी देना चाहिए। इस प्रकार के जो कंटिन्यूस अगर आपके घर वालों से, कलीग से इंटरेक्शन होते हैं तो आपका एटीट्यूड इसी प्रकार से पॉजिटिव बनता है और आप में वही सब वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट होती हैं। क्योंकि भाई वैल्यूज़ जिस प्रकार आएंगी एटीट्यूड उसी का परिणाम है, उसी से एटीट्यूड बन के बाहर आएगा। तो आपके आसपास जो वैल्यूज़ चल रही हैं वहीं आपके अंदर आएंगी, उस वैल्यू से उसी प्रकार का पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। फिर अगर हम लोग इमोशंस या फिर भावनाओं की बात करें तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आता है जो हमारी अभिवृत्तियों को आकार देने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल ऐसा मान सकते हैं, देखिए अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छे से ट्रीट करती है, आपको अच्छे पैसा देती है, आपको वेतन सही मिलता है, समय पर पैसा मिल जाता है, आपको अपने काम के लिए यहाँ पे प्रशंसा मिलती है, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आप पूरे मन लगाकर यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको प्रताड़ित किया जाता है, सुनाया जाता है, उल्टा सीधा नीचा दिखाया जाता है, तो आपका काम में भी मन नहीं लगेगा। आपका मन यही करेगा कि कैसे भी ये ऑर्गेनाइजेशन मैं छोड़ दूं। तो यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया और यहाँ पे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसके प्रति आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो चुका है। तो यानी किसी के प्रति आपकी कैसी भावनाएं, उससे भी एटीट्यूड आपका फॉर्म होता है। यानी किसी भी व्यक्ति का अपने काम के प्रति दृष्टिकोण जो है वह इस बात से प्रभावित हो सकता है कि वह वहाँ पे कैसा अनुभव कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में खुश है या अच्छा महसूस कर रहा है तो वह बहुत मन लगा के काम करेगा, उसके काम की दक्षता भी बढ़ जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा महसूस नहीं कर रहा, भावनात्मक रूप से परेशान है, तो वह अपने कार्य को, अपनी नौकरी को
अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे पाएगा। तो जैसा आप फील करेंगे वैसा ही आप परफॉर्म करेंगे। और जो तीसरा भाग है वो है सहयोगी, यानी हम अपने साथ में काम करने वाले सहकर्मियों के या सहभागियों के विचारों को सुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। भले विचार अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन हम उनको सुनने की प्रवृत्ति तो रखते ही हैं। यह हमारे दृष्टिकोण को, हमारी अभिवृत्ति को काफ़ी हद तक प्रभावित करने में मदद करता है। उसके अलावा इसमें इतनी ताकत, इतनी क्षमता होती है कि हम जो अपने डिसीजन लेते हैं अपने वर्क प्लेस पर, ये चीज़ें भी उसको गाइड करती हैं। जैसे कि लोग आमतौर पर अपने कलीग्स से, सहकर्मियों से बात करते हैं उनकी फूड चॉइसेस के बारे में, वो उनके शॉपिंग क्लोथ्स के बारे में बात करते हैं, शॉपिंग चॉइसेस के बारे में बात करते हैं, और उसी अनुसार वे अपनी भी चॉइसेस डेवलप करते हैं। उनका एटीट्यूड उस अनुसार डेवलप होता है। अगर ऑफिस में कोई व्यक्ति किसी की वाइट कलर की शर्ट देख के मजाक उड़ाता है और वह कहता है कि वाइट कलर की शर्ट अच्छी नहीं होती, उसको पहन के व्यक्ति ग्रेसफुल नहीं लगता है, तो धीरे धीरे आप भी एक वाइट शर्ट के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्मुलेट कर लेते हैं और सोचते हैं कि यार इसको वाइट शर्ट पसंद नहीं है, तो ऑफिस में मैं भी वाइट शर्ट नहीं पहन के आऊँगा। तो जो आपका एटीट्यूड है वाइट शर्ट के प्रति वो नेगेटिव हो गया। और वो आया कहाँ से? जब आपने अपने कलीग्स से बातचीत की। इसीलिए इसमें भी बहुत क्षमता है, इसमें भी बहुत पोटेंशियल है। तो यानी कलीग भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं आपके एटीट्यूड के फॉर्मेशन के लिए। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके एटीट्यूड के फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करते हैं। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। ये भी एक केस स्टडी है। इसमें बताया गया है कि आप एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, यानी जन सूचना अधिकारी हैं, और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन आपको प्राप्त होता है। आप वांछित सूचना एकत्रित करने के बाद उसे पता चलता है कि जो सूचनाएं इकट्ठी की गई हैं वो कुछ ऐसे निर्णयों से संबंधित है जो पूर्ण रूप से सही नहीं थे। कुछ अन्य कर्मचारी भी इस निर्णयों में आपके सहभागी थे। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी तो आप सभी पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, और साथ में आपके कलीग्स पे भी, और कोई प्रोबेबल पनिशमेंट मिल सकता है। और अगर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की तो हो सकता है कम पनिशमेंट मिले जब लोगों को पता पड़े, या फिर अगर ना पता पड़े तो बिल्कुल ही पनिशमेंट ना मिले। पर बात यह है कि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो एक ईमानदार ऑफिसर है, एक कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर है। लेकिन जिस विशेष निर्णय के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत एक आवेदन किया गया था वह गलत निर्णय था। जो वह अधिकारी है आपके पास सलाह लेने के लिए आता है, तो ऐसी स्थिति में अधिकारी को आप क्या सलाह देंगे यहाँ आपको वो बताना है। तर्कपूर्ण ढंग से आपको इस चीज़ की व्याख्या करनी है, यानी कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे और लॉजिक्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तब ये आपका क्वेश्चन पूरा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो कीवर्ड है वो एक्सप्लेन या फिर व्याख्या करनी है आपको। दी गई परिस्थिति के अनुसार पहले किए गए निर्णय के इरादे के बारे में उल्लेख करें कि भाई इंटेंशन तो गलत नहीं था, किसी प्रकार से कोई किसी को हानि पहुंचाने के लिए भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया था, वो भूल में एक चीज़ हो गई थी, हालांकि उसमें भी कोई भी दुर्भावना का इरादा नहीं था। साथ ही आप लिखें कि ऑफिसर का सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, तो आप लिखें कहीं भाई ऑफिसर जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उसका सर्विस रिकॉर्ड भी अच्छा है पुराना। तो यानी ऐसा नहीं है कि वो भ्रष्ट है या फिर अच्छे से काम नहीं करता, उसका पुराना सर्विस रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। फिर अल्टीमेटली आपको लिखना है कि आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपका क्या दृष्टिकोण है और आप उसे क्या एडवाइस देंगे। तो देखिए हम इसमें लिख सकते हैं कि हम उसको बोलेंगे भाई डियोंटोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एथिक्स को ही फॉलो करो, यानी ड्यूटी बेस्ड एथिक्स को फॉलो करो। जो आपकी ड्यूटी आपको करने को कहती है उस चीज़ को फॉलो करो। फिर जिस व्यक्ति ने आपको ये बताया कि कोई गलती आपके निर्णय में निकली है उसको एक अप्रिसिएशन लेटर भेजिए और कहिए कि आप उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने ये गलती आपके सामने ला दी। आप जल्दी से जल्दी इस गलती को ठीक करके एक नई आरटीआई जारी कर देंगे। तात्पर्य है मेरा एक नई आरटीआई की कॉपी जो कि मांगी गई है उसके संदर्भ में समाधान जारी कर देंगे। फिर उसके बाद आप सही फैक्ट्स लीजिए, अपने सबऑर्डिनेट से बात कीजिए जो इस डिसीजन में आपके साथ इन्वॉल्व थे। उसके बाद ये देखिए कि ये पर्टिकुलर डिसीजन किस प्रकार से जनता को अफेक्ट कर रहा था। फिर आपने अपनी तरफ से अगर सुधार कार्य कर दिए तो उसके बाद इसकी एक बार नॉलेज जो है वो मैनेजमेंट को भी दिए जानी चाहिए, और साथ ही आप मैनेजमेंट को पूरी परिस्थिति समझाइए कि किस प्रकार से
आपने जो निर्णय लिया था, जो गलत हो गया था, उसको संशोधित करके सही कर दिया है। बेसिकली अगर पूरे का मैं आपको क्रक्स बताऊं, समरी बताऊं, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। अगर आप वहाँ पे होते और ऐसा हो जाता तो आपकी अंतरात्मा क्या कहती? और अंतरात्मा कभी भी किसी व्यक्ति को गलत रास्ते पे जाने को नहीं कहती, वह हमेशा सही रास्ते पे ही ले जाती है। तो इस प्रकार की केस स्टडीज़ में आपको अपने अंतरात्मा की बात सुनते हुए पूरा आंसर लिखना होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोगों ने किस प्रकार उत्तर लिखा है। सबसे पहले जो अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय है वह गलत था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह अनजाने में ले लिया गया था। उसमें किसी भी प्रकार की दुर्भावना पूर्ण इरादा नहीं था। यह जो बिंदु है सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई किसी भी गलत इंटेंशन से उसने कोई निर्णय नहीं लिया था। तो इसीलिए जो अधिकारी है उसके पास अब निर्णय में संशोधन करने के अवसर आ चुके हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पे अधिकारी की बात की है तो आप यहाँ इसके सर्विस रिकॉर्ड के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई इस अधिकारी का जो पुराना सर्विस रिकॉर्ड है वह साफ़ सुथरा और अच्छा रहा है, और इसी वजह से यह अधिकारी किसी बात से डरता नहीं है। देखिए, अगर आप साफ़ सुथरा काम करेंगे तो आप वैसे भी किसी से नहीं डरेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं जिसके बिना पे अगला बंदा आपको ब्लैकमेल कर सके। अब फिर इन सभी तथ्यों का आप विश्लेषण करेंगे और फिर आप अधिकारी को कहेंगे कि भाई आरटीआई अनुरोध पर प्रतिक्रिया आपको देनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको नैतिकता का सिद्धांत वादी रूप फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। यानी आपको ड्यूटी बेस्ड रहने की आवश्यकता है। फिर मैं बताऊंगा कि आपको जो भी आवेदक है उसको एक प्रशंसा पत्र देना पड़ेगा, जिसमें ये आपको बताना पड़ेगा कि आप उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसने जो त्रुटि हुई है उसको ढूंढ निकाला है। फिर उसके बाद आप सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उस त्रुटि को सही करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अधिकारी के साथ उसके जो सबॉर्डिनेट्स थे, जो अधीनस्थ थे, उन्होंने भी फैसला गलत लेने में भूमिका निभाई थी। तो अधिकारी को उन लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए, उनका परामर्श लेना चाहिए। और फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि सबॉर्डिनेट्स को क्या ये चीज़ पहले से पता थी कि निर्णय गलत है। अगर पता थी तो उनको बताना चाहिए था, और अगर नहीं पता थी तो यहाँ पे आपको उनको समझाने की ज़रूरत है कि किस प्रकार बड़े ही ध्यान से आपको अपना कार्य करना चाहिए। साथ ही मैं यह भी सलाह दूंगा कि ये पता लगाने का प्रयास करे अफसर कि उनका निर्णय जो कि गलत हो चुका है वो जनता को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है या आने वाले समय में किस प्रकार से प्रभावित करेगा। एक बार इस निर्णय संबंधित सभी विवरण इकट्ठा हो जाए, उसके बाद सभी चीज़ें इकट्ठी करके जो अधिकारी है वह प्रबंधन को गलत निर्णय के बारे में सूचना देगा। फिर भाई एक जो सलाह दी जाती है वो ये होती है कि व्यक्ति को अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। जैसे अधिकारी ईमानदार है, सबसे बेस्ट तो यही होगा कि वह अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने और वह जो कहती है उसका अनुसरण करे, क्योंकि कभी भी अंतरात्मा आपको गलत मार्ग पे नहीं ले जाएगी। फिर उसके बाद जो भी निर्धारित नियम है उसके अनुसार जो भी सज़ा मिलेगी उसके लिए भी अफसर को तैयार रहना चाहिए। और उसके अलावा जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अधीनस्थ हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको भी अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जैसा कि हमने पहले भी इसकी चर्चा की है कि डीओंटोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एथिक्स जो है वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सबसे बेस्ट पॉसिबल सल्यूशन है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला पेपर समाप्त हुआ। आने वाले लेक्चर्स में हम इससे आगे के पेपर डिस्कस करेंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।